हेमा मालिनी जी से जरा ये पूछिए कि अभी आप अपने महाराष्ट्र वाले बंगले में गेहूं काट रही हैं या चावल की फसल उगाई है वो काट रही हैं? तो आप ये बताइए वो कौन से कॉलेज में वो डिग्री, आप ही बता दीजिए मुझे तो विश्वास हो जाएगा। तो अमित शाह जी बेहतर जो अमित शाह जी के उनके बैचमेट थे या क्लासमेट थे, ये बताइए मुझे। आतंकवादी हैं इस देश के नेता, जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। अरे मन की बात अपनी घरवाली से की जाती है, देश की जनता से नहीं। और मोदी जी, आप एक बात बताइए, आपकी माता जी अगर नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ अगर किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये दोहरा चरित्र कैसा? आप एक बात मुझे बताइए, निर्भया के साथ जिसने बलात्कार करा उनको फांसी की सजा हुई, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो आप उसे फांसी के तख्ते पर लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, तो आप उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाएं हैं? लेकिन जिस तरीके से देश के किसान के लिए कटीले तारों का प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कटीले तार वो कोबरा वायर्स हैं जिनका प्रयोग आप खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन आज देश के किसान को रोकने के लिए लगाया गया। मतलब सरकार की नजर में देश के किसान की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है। अगर ये देश का किसान नहीं है तो इनके वो निक्कर वाले, वो हाफ पैंट वाले देश के अंदर जाति धर्म के दंगे के साथ साथ क्या खेती भी करना शुरू कर दी उन्होंने? या इनके वो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा वो किसान हैं, या इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसान है, या रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है वो किसान है? कौन किसान? जिसकी मांग आपने भरी, आप उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए, आप देश की जनता की क्या मांग पूरी करेंगे प्रधानमंत्री जी? तो 1-2 साल इनके तमाम नेता अपने MP का पद छोड़ें, अपने मंत्री का पद छोड़ें और 1-2 साल खेती करें। अगर इनके नेताओं को फायदा हो गया तो किसानों को भी फायदा हो जाएगा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। एक बार फिर हम गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। पिछले 49 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु कोई भी नतीजा अब तक सामने देखने को नहीं मिला। 9 दौर की वार्ता इन सबके बीच में हो चुकी है, केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब बीच में आ चुका है। मोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी चीज, अब सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के बारे में कई चीजें बता रहा है, कमेटी बनाई जा रही है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? देखिए, देश के चाहे वो न्यायपालिका हो, क्योंकि मैं खुद कानून का छात्र हूँ, और देश की चाहे न्यायपालिका हो, देश की जुडिशरी हो, तो देश की जुडिशरी को सबसे पहले देश के किसान के मन में अपने लिए एक हक की बात को पैदा करना होगा। उनको सबसे पहले ये हासिल कराना होगा कि देश के किसान को इंसाफ मिलेगा। कहीं देश के किसान के साथ ऐसा ना हो कि देश का किसान अपने घर की ओर वापस भी लौट जाए और बिल भी लागू हो जाए। तो देश का किसान इस तरीके का दोहरा चरित्र नहीं चाहता। देश का किसान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता है कि उसे लिखित में अर्जी चाहिए, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर चाहिए, और उनको लिखित में चाहिए कि ये काले कानून अब लागू देश के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ये कानून के चलते तकरीबन 60 से ज़्यादा किसान भाइयों ने इस प्रोटेस्ट के चलते अपनी शहादत दी है। और आप ये सोचिए कि जब ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो एक बार सोच के देखिए उनका घर और परिवार कैसे चलेगा। इस किसान आंदोलन के चलते ना जाने कितनी माताओं बहनों ने अपने बेटों को, अपने पिता को, अपने पति को खो दिया। और आप इस आंदोलन को इतना छोटा ना लें, क्योंकि देश की सरकार की नज़र में ये आतंकवादी, टेररिस्ट या खालिस्तानी होंगे, लेकिन ये देश के असली हीरो हैं। इस देश की सरकार ने इन्हें कुछ ना दिया हो भली, लेकिन इन्होंने इस देश के हर एक व्यक्ति को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत कुछ दिया है, और आपकी और हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम इस देश के किसान को कुछ दे सकें। ये हमें बहुत कुछ दे सकता है, और ये तमाम लोगों का पेट भरता है, और पेट भरने से ज़्यादा बड़ा काम मैं किसी को नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद गीता के अंदर लिखा है कि राजा से बढ़कर होता है किसान, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। लेकिन आज जिस तरीके से देश के किसान के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उसको लगातार उसको आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, ये आपको कहाँ से आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी नजर आ रहा है? कहाँ से आपको नजर आ रहा है ये बताइए। अरे आतंकवादी हैं इस देश के नेता, जो रहते इस देश में हैं,
खाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। और मोदी जी, आप एक बात बताइए, आपकी माता जी अगर नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ अगर किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये दोहरा चरित्र कैसा? एक चीज, आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं? सबसे पहले सवाल मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए, मेरे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे आज भी हमारे कुछ जज हैं जिन्हों का ईमान जीवित है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से पत्रकार हमारे आधे से ज्यादा बिक चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका ईमान जीवित है और जिनके कारण इस देश का चौथा स्तंभ भी जीवित है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद कानून का छात्र हूं, लेकिन जिस तरीके से जब इस देश की सरकार इस देश की न्यायपालिका पे, इस देश की जुडिशरी पे दबाव डालती है, आप एक बात मुझे बताइए, निर्भया के साथ जिसने बलात्कार करा उनको फांसी की सजा हुई, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो आप उसे फांसी के तख्ते पर लटका दो, और अगर बलात्कार करने वाला वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, तो आप उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाएं? हैं? ऐसा दोहरा चरित्र सुप्रीम कोर्ट का क्यों? कानून होना चाहिए सभी के लिए समान। और देश की न्यायपालिका को कैसे, देश की न्यायपालिका के ऊपर इस देश के किसान को विश्वास होगा? क्या पता चला कि देश का किसान अपने घर भी चला गया और ये कानून भी वापस नहीं किया गया? तो आपको और हमें इस बात पे सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा। और देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, इन्होंने शहादत दी है, ये अपना घर परिवार छोड़ के आया है, तो देश के किसान ऐसे तो जाएगा नहीं, और निश्चित तौर पर नहीं जाएगा। बात करें कि कानून जो है सभी के लिए एक समान है, परंतु बार बार जब सरकार आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यही कानून सभी राज्यों में लागू होगा, परंतु आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो समझाइए तो आप देश की सरकार को। मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं पढ़ा, और अगर कहेंगे तो उनको लिखित में नोटिस भेज दूंगा इसकी फोटोकॉपी कर कर। 1950 से लेकर 1960 के दशक में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया, और तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। 70 साल से ज्यादा वहाँ के किसान पूर्ण रूप से सब्सिडी के ऊपर निर्भर हैं। वहाँ के किसानों ने सुसाइड रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस कानून को एक बार रिपीट करके पढ़िए। जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर वहाँ के किसानों का ये हाल है, तो जब ये कानून यहाँ लागू होगा तो यहाँ के किसान की क्या हालत होगी? और एक बात आप सोच के देखिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनियां 10 रुपए लीटर 20 रुपए लीटर बेच सकती हैं, तो जब किसान की मंडियां इनके हाथ लगेंगी, तो जो आलू आप और मैं खाते हैं ना 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो, वही आलू का दाम 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो हो जाएगा, और आपको और मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। और किस देश के प्रधानमंत्री जी की बात करती हैं आप? वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को नीलाम कर दिया, और देश के इतिहास में ये दिन भी काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश का अन्नदाता, देश का पालनहार, जो लोगों का पेट भरता है, आज आपके लिए और मेरे लिए दोनों की शर्म की बात है कि इतनी ठंड के दौरान जब प्रधानमंत्री अपने मखमली कंबल को नहीं छोड़ते, देश का किसान या देश के खातिर शहादत दे रहा है, शहीद हो रहा है। और आप क्या समझ रहे हैं, इस बिल का असर सिर्फ देश के किसान पे आएगा? देश के तमाम नागरिक पे आएगा जो नमक तेल रोटी खाकर अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, और सरकार उनकी थाली से नमक तेल और रोटी छीनना चाहती है। आप आज इतना विरोध कर रहे हैं, परंतु जब आप दूसरी बार सरकार चुन रहे थे तब आपने विरोध नहीं किया। आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 5 साल में कौन सा रोजगार दे दिया जो आपने छठी बारी में उनको चुन के सत्ता में बिठाया? देखिए, ये बात तो आप देश के प्रधानमंत्री जी से ही पूछिए, क्योंकि उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि देश का किसान जो है वो विपक्ष की बात में बहक रहा है, समझ रहे हैं? और आपने और मैंने बखूबी तौर पर बिहार का भी चुनाव देखा है। ये तो आप जाकर इजराइल में पता करिए, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार करा है, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार करा है, उसी ने उसको बैन करा, और भारत देश के अंदर उसको चालू किया गया। ये तो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं बखूबी तौर पर, जिस तरीके से लोकतंत्र का अपमान भारत जैसे। और आप एक बात बताइए, इस देश का मैं कानून का छात्र हूँ, आप मुझे बताइए कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन इस देश के किसान को उसको प्रोटेस्ट करने से रोकता है? आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है प्रोटेस्ट करने की, लेकिन जिस तरीके से देश के किसान के लिए कटीले तारों का प्रयोग किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। कटीले तार वो कोबरा वायर्स हैं जिनका प्रयोग आप खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन आज
देश के किसान को रोकने के लिए लगाया गया। मतलब सरकार की नज़र में देश के किसान की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है, ये आप कहना चाहते हैं? अरे आज देश का किसान शहीद हो रहा है, और अगर ये देश का किसान नहीं बचेगा ना, तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी। ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। और मेरा देश के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम एक बार अपने घर से आकर देखिए, ये देश का किसान है जो आपका और मेरा भी पेट भरता है। तो आप लोग देश के किसान को समर्थन देने के लिए कम से कम घर से एक व्यक्ति को तो आपके आना चाहिए देश के किसान को समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये देश का किसान देखिए ठिठुरती ठंड में किस तरीके से परेशान है। और अगर आप और हम इसे समर्थन नहीं देंगे तो इसे कौन समर्थन देगा भला? सोच के देखिए आप लोग। परंतु वो इन्हें किसान मान कर रहे हैं। अगर मानना होता तो अब तक शायद भाजपा का कोई भी सांसद या कोई भी मंत्री यहाँ पर आ जाता। देखिए आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये देश का किसान नहीं है तो इनके वो निक्कर वाले, वो हाफ पैंट वाले देश के अंदर जाति धर्म के दंगे के साथ साथ क्या खेती भी करना शुरू कर दी उन्होंने? या इनके वो मनोज तिवारी रिंकिया के पापा वो किसान हैं, या इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसान है, या रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है वो किसान है? कौन किसान है? कहाँ है किसान? दिखाइए मुझे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप रामलीला मैदान के अंदर, क्योंकि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। और मैं तो आपसे सीधा कहता हूं, रामलीला मैदान के अंदर एक और अपने पत्तल चाट पत्रकारों को बिठाइए और दूसरी ओर देश के किसानों को बिठाइए और आमने सामने बहस करिए इस कृषि कानून को लेकर। पता चल जाएगा आपको कितनी नॉलेज है कृषि कानून के बारे में। अगर आप जिसकी मांग आपने भरी, आप उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए, आप देश की जनता की क्या मांग पूरी करेंगे प्रधानमंत्री जी? आपने बात करी जिसकी मांग की आपने बात करी, आप यह भूल गए कि उन्होंने आपके लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के विकास के लिए ही उन्हें त्यागा था। विनाश किया है, उस बात को क्यों नहीं? तो आप एक बात सुनिए, आप एक बात सुनिए ना, आप कभी चाहेंगी क्या कि आपके घर में शादी करके आपके पिताजी आपकी माताजी को छोड़ दें देश हित में? अगर चाहेंगी तो कहिए अपने पिताजी से वो भी छोड़ें। ये जाकर तो आप जसोदा बहन से पूछिए या उनके पिताजी से पूछिए कि देश हित में छोड़ा है या देश विरोध में छोड़ा है, ये वो बताएंगे आपको, मैं नहीं बता पाऊंगा। और चुनाव आयोग ने, आप जाके देखिए और पता करिए और निकालिए उस रिट को। चुनाव आयोग को ने शादी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने कुछ कॉलम्स को खाली छोड़ा था, तो चुनाव आयोग ने उनका प्रधानमंत्री जी का नामांकन क्यों रद्द नहीं करा? इस बात का प्रश्न का जवाब दे पाएंगे आप? है आपके पास कोई जवाब? बताइए। आप बात कर रहे हैं, चलिए आपने चुनाव आयोग की बात करी, आपने यह भी इल्जाम लगाया कि ईवीएम के भरोसे ही वो जीते हैं या आगे भी जीतेंगे। आपने ईवीएम में गड़बड़ है, ये भी आपने चीज बोली। एक सेकंड, ये भी आपने चीज बोली, परंतु आप ये भूल चुके हैं कि 7 साल में जो भी विकास हुआ, चाहे मैं राम मंदिर की बात करूं या मैं नागरिकता की बात करूं या मैं 370 की बात करूं, 3 तलाक की बात करूं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा वो चीज करके दिखाई, तो किसान बिल पे आप इतना क्यों बोल रहे हैं? ये एक बात आप मुझे बताइए, आप पत्रकारिता यहाँ से करके आई हैं या विदेश से करके आई हैं? एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर इस देश की न्यायपालिका ने बनाया है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। और जिस राम मंदिर की आप बात करती हैं ना, अगर प्रधानमंत्री जी राम मंदिर को बनाते तो उसको पार्लियामेंट के अंदर लाकर अपने सांसदों के जरिए जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पास करवाया, उस तरीके से पास कराते, भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाते। समझ रहे हैं? तो राम मंदिर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया, इस देश की न्यायपालिका ने बनाया है, राम मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। और आपने सुनिए, और आपने बात करी दूसरी धारा 370 को लेकर, जरा एक बात मुझे बताइए, जिस धारा 370 की आप बात कर रही हैं उसको लेकर आप पढ़िए और देश के इतिहास को एक बार खंगाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर किन लोगों के कारण भगत सिंह के खिलाफ, उनके विरोध में गवाही देने वाला कौन था। आपको पता है? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल आरएसएस का था। जरा इतिहास को पढ़िए और देश सुनिए, उनके विरोध में गवाही देने वाला। और आज अगर इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे लोग नहीं होते ना, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये तो गर्व की बात है कि हमारी माताओं बहनों ने ऐसे वीर सपूतों को, ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को पैदा करा जिन्होंने इस देश को आजाद कराए इन जैसे अंग्रेजों के जंगल से। कोई नहीं है कृषि से कोई भी। और देश के प्रधानमंत्री जी तो आज एक बार फिर इस देश को उन तमाम उद्योगपतियों के
हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का ना देश की आज़ादी के समय में कोई योगदान था और ना आज इनका कोई योगदान है। ये देश की बर्बादी में इनका पहले नंबर का हाथ था, है और रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप कृषि की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह तो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं और उनका कहना भी यही है कि 1-2 साल इन कानूनों को अपना के देखिए। हमारी सुनो बात साथ में। 1-2 साल आपने अपनाने की बात करी ना, तो 1-2 साल इनके तमाम नेता अपने MP का पद छोड़ें, अपने मंत्री का पद छोड़ें और 1-2 साल खेती करें। अगर इनके नेताओं को फायदा हो गया तो किसानों को भी फायदा हो जाएगा। तो 1-2 साल इनसे कहिए ना खेती करके देखें। अगर ये कह रहे हैं 1-2 साल बिल अपना के देखें, तो इनसे कहिए 1-2 साल खेती करके देखें। अगर इन्हें फायदा हुआ तो किसानों के लिए भी लागू कीजिएगा। हाल ही का बयान है, पिछले 49 दिन से अलग अलग बयान हम सुन रहे हैं, भाजपा के नेता हो या अलग जनता हो या जिनको आप अंधभक्त का नाम देते हैं वो हो, परंतु आज हेमा मालिनी ने भी एक बयान दिया है कि जितने भी लोग हैं विपक्ष के भड़कावे में आके किसानों की नहीं सुन रहे, वरना कृषि बिल तो बहुत गंगा की तरह साफ है। बिल्कुल, हेमा मालिनी जी से जरा ये पूछिए कि अभी आप अपने महाराष्ट्र वाले बंगले में गेहूं काट रही हैं या चावल की फसल उगाई है वो काट रही हैं, ये बताइए आप जरा। मैं महाराष्ट्र गया अमिताभ बच्चन के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने, सनी देओल, हेमा मालिनी और तमाम सेलिब्रिटियों के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, जिनको इस देश के तमाम किसानों ने अभिनेता से नेता बनाया और संसद भवन तक का सफर तय करवाया। आज जब वो देश का किसान मजबूर, लाचार और परेशान है, तो ये लोग अपने बंगले में हैं। मुझे 2 दिन CID की कस्टडी में रखा गया, मैं 2 दिन कस्टडी में रखा रहा, और अगर इस देश के किसान के ऊपर गोली चलेगी तो पहला सीना हम जैसे नौजवानों का होगा। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर ये सीना इस देश के किसान के काम आएगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मतलब इस देश में जिन एक्सपर्ट्स की राय से ये बिल आया वो कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, ये इनका बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आया। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं मोदी जी, जरा ये तो बताइए। आपकी डिग्री नहीं पता चलती, आपका वो 56 इंच वाला टेलर पता नहीं चलता, आपका तो कुछ पता नहीं चलता। डिग्री दिखाई तो थी, विश्वास नहीं हुआ क्या आपको? हाँ, तो आप ये बताइए वो कौन से कॉलेज में वो डिग्री, आप ही बता दीजिए मुझे तो मुझे अमित तो शाह जी विश्वास बता हो सकते, जाएगा। वो तो अमित शाह जी बेहतर बता क्यों अमित शाह जी क्या उनके बैचमेट थे या क्लासमेट थे? ये बताइए मुझे, जो अमित शाह जी बता देंगे। मोदी जी क्या गूंगे हैं जो वो नहीं बता सकते? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस पे केवल मन सुनिए। की बात करते हैं। अरे मन की बात अपनी घरवाली से की जाती है, देश की जनता से नहीं, समझिए। और उनकी मन की बात सुनने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, अपनी मन की बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। सुनिए आपकी मन की बात। अगर सुनी होती तो देश को बेका थोड़ी होता। देश का कोना कोना बेच दिया, रेल बेच दी, सब। ये उसकी तरह हैं कि वो एक गाड़ी वाला जो कहता है कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग बेच दिया, गाड़ी का हैंडल बेच दिया, गियर बेच दिया, टायर बेच दिया, लेकिन वो कहता है मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। यही हाल इन्होंने देश का कर दिया, सब कुछ बेच दिया देश का, फिर कहते हैं देश ही नहीं बिकने दूंगा। अबे बचा ही क्या है देश में? मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी है, और जब तक ये देश की जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे तब तक इनका ये प्रोसेस जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।